तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के क्लास जो लगातार चल रहा है, इसमें सीडीपी के कई वीडियो जो डाला जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है थर्नडाइक के बारे में पढ़े थे, लोग समझे थे। लोग थर्नडाइक क्या है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे। उसी तरह और भी मनोवैज्ञानिक जो है सीटेट में उनके बारे में पढ़ना है, यानी सीडीपी में पढ़ना है। तो और जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इनसे क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में नहीं आता। एक एक करके सारे मनोवैज्ञानिकों को समझ देंगे, और ये समझना मेन जरूरी है कि ये मनोवैज्ञानिक जो थे किस तरह का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले जो है मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा नाम है। क्या नाम है? अल्बर्ट बंडूरा। याद रखना नाम, अल्बर्ट बंडूरा। ये कनाडा के हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। यानी कि कनाडा का मनोवैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और इन्होंने क्या दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को एक और नाम दिया गया अवलोकनात्मक सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये सभी जो सिद्धांत है सभी का एक ही मतलब है। और इसको किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। सेकंड नंबर देखेंगे तो पॉलोव के बारे में समझना है। पॉलोव जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पॉलोव से एक भोजपुरी वर्ड है, उसको उससे आप आसानी से इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पॉलोव से याद रखना कि पाला, पाला मतलब क्या होता है? ठंडा, जाड़ा। और आप सभी को पता होना चाहिए रूस जो है ना, रूस जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ बहुत ज़्यादा नज़दीक में, यानी कि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यही कारण है कि रूस के लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, क्योंकि रूस जो है पूरा तरह से ठंडी इलाका में पड़ता है। तो याद रखना, पाला से याद रखना रूस। पॉलोव यानी रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब ये रूसी मनोवैज्ञानिक के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो इनको जो है ना 1904 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला 1904 ईस्वी में, इसीलिए इनको जानना जरूरी हो जाता। अदरवाइज इनको उतना जानने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने क्या किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते पर प्रैक्टिकल करके इन्होंने दिखाया। तो इनका सिद्धांत क्या था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पॉलोव ने दिया, जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। जैसे कि कल के क्लास में हम लोग बिल्ली पर प्रयोग करके देखे थे लोग, यानी कि थर्नडाइक जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था, जैसे पिंजड़ा में बंद कर दिया था और मरी हुई मछली रख दिया था। ये सारी कहानी कल के क्लास में हम लोग बता चुके हैं लोग। सेम उसी तरह, ठीक उसी तरह ही पॉलोव जो है इन्होंने भी कुत्ते के साथ वही प्रयोग किया। थोड़ा सा अलग प्रयोग था, बाकी एक ही मकसद था और एक ही तरह से प्रयोग किया गया था। समझ रहे ना? तो इन्होंने बस इतना याद रखना कि जो पॉलोव जो है कुत्ते पर प्रयोग किए, थर्नडाइक जो है बिल्ली पर प्रयोग किए, पॉलोव जो रूसी मनोवैज्ञानिक है, उसके बाद ये अल्बर्ट बंडूरा जो है कनाडा का मनोवैज्ञानिक है। आगे देखेंगे तो बीएफ स्किनर के बारे में समझेंगे लोग। कौन है बीएफ स्किनर? अब ये बीएफ स्किनर कौन है? याद रखना, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है ना उसके प्रोफेसर हैं। यानी कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है? बीएफ स्किनर। समझ रहे? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने अनुक्रिया पर ज्यादा जोर दिया और प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना बहुत तेजी रिस्पॉन्स करते हैं। समझ रहे ना? उन्होंने अपने सिद्धांत का क्या नाम रखा? प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये जो है ना चूहे और कबूतर पर प्रयोग करते हैं। याद रखना, बीएफ स्किनर जो है चूहे और कबूतर पर प्रयोग करते, वही प्रयोग जो थर्नडाइक और पॉलोव ने किया, सेम वही प्रयोग इन्होंने, ये बीएफ स्किनर ने भी किया। समझ रहे ना? इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन होता है ना, वो दो तरह का होता है। अब ये पुनर्बलन होता क्या है? सबसे पहले इसको समझो कि पुनर्बलन होता क्या है। जैसे मान के चलो आप किसी भी क्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं ना, तो उसको कहा जाएगा पुनर्बलन। एक ही काम को और दोबारा करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पुनर्बलन कहा जाता है। और इन्होंने पुनर्बलन को कहा कि दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा? ध्यान से सुनना। मान के चलो आप कोई काम कर रहे हैं, काम करने के बाद कोई काम आपके माता पिता, आपके टीचर या आपके दोस्त, सब कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, यानी आपकी तारीफ कर रहा है, बड़ाई कर रहा है और ना आपको मोटिवेट कर रहा है, तो यानी कि वो काम आप अच्छा किए हैं। तो क्या कीजिएगा? आप उसी काम को फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए कि नहीं, या उसी से रिलेटेड और भी काम करने चाहिए कि नहीं कीजिएगा? तो यानी कि पुनर्बलन यानी पॉजिटिव पुनर्बलन यानी सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हो गया कि वैसी क्रिया जो आप बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, ताकि आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो, आपको खुद को आपको मोटिवेशन मिले,
उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन आप कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं जिससे माता पिता या आपके परिजन जो भी है, आपका टीचर वगैरह, वो आपसे गुस्सा जाते हैं, नाराज होते हैं, तो आपको डांटते हैं, मारते हैं या आपको फटकार लगाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, नकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि अब वो काम अब करना चाहिएगा, नहीं करना चाहिएगा, आप उस काम को छोड़ दीजिएगा, तो उसको बोलेंगे लोग नकारात्मक पुनर्बलन। तो दो तरह का पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। ये सब कौन कर रहा है, बीएफ स्किनर बता रहे हैं, जो अमेरिकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक है। सॉरी, आगे देखेंगे तो एरिक एरिक्सन के बारे में समझेंगे लोग कि एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक जो है, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। बस इतना ही जानना है एरिक एरिक्सन के बारे में, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। इन्होंने बाल अवस्था को, बालक के जीवन के पूरे काल को 8 अवस्थाओं में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया। ये 8 भाग अब जो है अलग अलग है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, बहुत सारे हैं। आप चाहिएगा तो किसी भी किताब से देख सकते हैं, उतना देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ईजी है। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक है इस 8 अवस्थाओं में से एक अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, जो आपको 0 से 2 साल के बच्चे के बीच में रहता है। जैसे 0 से 2 साल का जो बच्चा रहता है, उसमें कोई भी चीज़ जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है ना। वो अपने माता पिता जो कहेगा कि ये बेटा ये है तो वही मानेगा, यानी कि अविश्वास की भावना ज़्यादा रहती है। विश्वास वो किसी चीज़ पर जल्दी करता नहीं है, अपने माता पिता पर ज़्यादा डिपेंड रहता है। माता पिता जो बोलते हैं उसी बात को विश्वास करता है, दूसरी चीज़ों को वो विश्वास नहीं करता है। तो उसी तरह 6-7 और सिद्धांत मिलेगा, यानी कि 8 जो बांटा गया, 8 अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाओं को देखना चाहिए, देख सकते हैं, अन्यथा उतना खास जरूरत नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है सीटेट के लिए या सीडीपी के लिए बहुत ही फेवरेट है, यानी कि क्वेश्चन इनसे हमेशा रहता है। सबसे पहला फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। याद रखना, कभी कभी दे देता है स्विज मनोवैज्ञानिक, क्या देता है, स्विज मनोवैज्ञानिक या स्विट्जरलैंड। याद रखना का स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कौन है, तो पियाजे हैं। इन्होंने क्या दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब ये संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, पहले दिन से ही मैं बताते आ रहा हूं, संज्ञानात्मक मतलब होता है मानसिक विकास, होता है कि नहीं होता, इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है, वही है। उसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने, जीन पियाजे ने पूरी तरह से अपनी कहानी बताया है कि क्या है संज्ञानात्मक विकास, है ना। इस विकास के बारे में अलग अलग स्टेज उन्होंने बांटा कि किस तरह बच्चे में मानसिक विकास जो होती है। बस ये मानसिक विकास के बारे में जीन पियाजे जो है डिटेल में समझा रहे हैं कि मानसिक विकास होती है ना बच्चे में, इस तरह होता है। उस सभी अवस्थाओं को समझेंगे कि कैसे उन्होंने समझाया मानसिक विकास के बारे में, और कुछ नहीं। उसी मानसिक विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ना, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझेंगे लोग। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि अनुकूलन जो होता है ना, अनुकूलन का मतलब उन्होंने बताया, आत्मसातीकरण और समायोजन का मतलब बताया। उन्होंने बताया कि मानसिक जो विकास जो होती है उसके, उस पर एक उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा। कंसेप्ट क्या था, तो एक था अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि आप जो अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण के, उसी के अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि वातावरण के अनुकूल हो जाना अनुकूलन कहलाता है। जिस माहौल, जिस परिवेश में जो भी बच्चा रहेगा, उसी परिवेश के अनुसार उसका मतलब प्रोग्रेस धीरे धीरे होते जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ हम लोग हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज है भोजपुरी, हिंदी, जो भी लैंग्वेज है, तो बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेंगे, सीख लेंगे, यानी कि भोजपुरी और हिंदी जो है आसानी से वो सीख जाएंगे। वही जिस माहौल में जो बच्चा रहता है, उसी तरह का आदत, उसके अंदर नैतिक गुण, सामाजिक गुण या मानसिक गुणों का विकास होता है। इनके कहने का मतलब वही कहलाता है अनुकूलन। अब इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है आत्मसातीकरण और समायोजन। अब आत्मसातीकरण और समायोजन क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण मतलब होता है कि पूर्व के जो ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि मैं कल के क्लास में मैं बता रहा था कि कोई बच्चा जो है देख रहा है कि कुत्ता का स्ट्रक्चर देखा कि कुत्ते जो है 4 पैर होते हैं, पूंछ होता है, सर ना ऐसी आवाज़ भों भों करके आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, और कुत्ते को ब्लैक कलर के देखा, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में अब इसकी इमेज छप गया कि एक कुत्ता जो होता है भों भों करता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन वही स्ट्रक्चर, वही ढांचा वाला व्हाइट कलर का जब कुत्ता देख लिया बच्चा, तो अब उसके दिमाग में क्या आएगा कि कुत्ता जो होता है ब्लैक कलर की ही नहीं होता है, व्हाइट कलर का भी होता है। यानी पूर्व के ज्ञान था कि इस टाइप के जो भी जानवर है उसको कुत्ता कहा जाएगा जो भों भों कर रहा है, लेकिन नवीन ज्ञान उसमें क्या जुड़ गया कि कुत्ता सिर्फ ब्लैक नहीं होता है, कई कलर का भी होता है।
समझ रहे किस तरह है? तो पहले के ज्ञान को नया ज्ञान के साथ जोड़ना जो कि क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरा है समायोजन। अब समायोजन का मतलब क्या है, मान के चलो कि सेम एक छोटे से कुत्ते के बच्चा का देखा वो भों-भों कर रहा है, और उतने ही साइज का एक बिल्ली को देखा वो मियाऊ-मियाऊ कर रहा है। तो अब बच्चे के अंदर दिमाग में क्या आएगा कि साइज दोनों का सेम ही है, समझ रहे ना? लेकिन एक जो है आवाज़ दूसरा, एक जो है मतलब दोनों का आवाज़ दूसरा-दूसरा है ना? दोनों को देखा कि दोनों का रूप रंग थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन दोनों का आवाज़ अलग-अलग है। अब वो क्या समझेगा बच्चा कि एक जो है, अब पूछेगा जब मान के चलो माता-पिता से, तो माता-पिता जब उसको स्पष्ट रूप से समझाएगा, तब उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि कुत्ता अलग होता है, यानी डॉग अलग होता है और कैट अलग होता है। समझ रहे किस तरह? तो पहले की ज्ञान को जो वो समझता था कि इस तरह जो भी होगा वो कुत्ता इसको कहा जाएगा, उसका पहले ही ज्ञान था। और नवीन ज्ञान क्या आ गया उसके पास कि नवीन ज्ञान आया कि सिर्फ कुत्ते ही ऐसे नहीं होते, कैट भी उन्हीं की तरह दिखती है जब छोटा-छोटा रहता है लो तो। समझ रहे किस तरह है? तो वो अलग-अलग जानवरों को अलग करके समझना शुरू कर दिया। इसको क्या बोलेंगे लोग? इसको बोलेंगे समायोजन। यानी पूर्व ज्ञान को अब स्पष्ट रूप से समझने लगा, उसको क्या कहा जाएगा? समायोजन कहलाएगा। अब संतुलन का मतलब क्या होता है? जब आप आत्मसातीकरण या समायोजन दोनों में बैलेंस स्थापित कर लेते हैं, यानी कि आप ये समझने लगते हैं कि कुत्ते अलग-अलग कलर के होते हैं, या जो भी चीज़ें क्लियर रूप से आप स्पष्ट रूप से समझने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे लोग? संतुलन बोलेंगे लोग। यानी कि आप दोनों के बीच में आप संतुलन यानी बैलेंस बना पा रहे हैं। ये क्या था? इनका कांसेप्ट था, किसका? जीन पियाजे का कांसेप्ट था। अब रह गया जीन पियाजे जो है मानसिक विकास के बारे में जो कहानी बता रहे थे, बोल रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास जो है 4 अलग-अलग स्टेजों में होकर बच्चे में गुजरता है। समझ रहे किस तरह है? वो सिर्फ क्या किए हैं, मानसिक विकास जो है ना हम लोग का संज्ञानात्मक जो विकास है ना, उसको 4 अलग-अलग स्टेजों में बाँट दिया। उन्होंने बोला कि बच्चे में जो है ना 4 स्टेज में, 4 अवस्थाओं में दिमाग की जो विकास होती है। पहली अवस्था इन्होंने क्या बताया? पहली अवस्था का नाम बताया संवेदी पेशीय अवस्था। क्या बताया उन्होंने? संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें उन्होंने 0 से 2 साल के बच्चों को रखा संवेदी पेशीय अवस्था में। अब ये संवेदी पेशीय अवस्था में क्या है? पेशीय जब शब्द आ जाएगा तो याद रखना कि हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी मांसपेशियों का उपयोग, समझ रहे किस? तो संवेदी पेशीय अवस्था में उन्होंने कहा कि 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आँख, कान, ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5 होती है। आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा, ये सब होती है। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कौन करता है? 0 से 2 साल का बच्चा ज़्यादातर करता है। समझ रहे किस तरह? तो ये पहला था उनका संवेगी पेशीय सिद्धांत का, कि सबसे पहले जो बच्चा जो है मानसिक विकास में उन्होंने बोला कि मानसिक विकास को 4 अवस्था में बाँट रहे हैं। पहली अवस्था में उन्होंने बोला कि संवेदी अवस्था, क्या बोल रहे हैं वो? संवेदी पेशीय अवस्था उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि बच्चे जो है ना सबसे पहले अपने दिमाग को विकसित करने के लिए अपने क्या करेंगे? ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना शुरू करेंगे। यानी कि जब आप किसी को बोलिएगा तो अपने आँखों को इधर-उधर घुमाएँगे, यानी कि आँखों की एक्टिविटी करेंगे सारा, कान से सुनेंगे। कहने का मतलब कि उसके आँख, कान वो सब चीज़ एक्टिव होना शुरू करेगा। यानी मानसिक विकास होने से पहले बच्चे में आँख, कान, नाक और ये जीभ, त्वचा, ये सब चीज़ें जो है धीरे-धीरे एक्टिव होना सीखती है। सीखती है कि नहीं सीखती है? तो इस तरह बच्चे में थोड़ा-सा मानसिक विकास, शुरुआती दौर का मानसिक विकास इसी तरह होता है, जिसको उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था कहा, जो 0 से 2 साल का था। नेक्स्ट है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 साल के बच्चों में था। उन्होंने कहा कि 2 से 7 साल का जो बच्चा है ना, उसको जो चीज़ बता दीजिएगा ना, जैसे बता दीजिए कि साइकिल ऐसे होता है, बाइक ऐसे होता है, चेयर ऐसे होता है, तो जब भी अगली कभी बार आप उसके बारे में बात कीजिएगा, जैसे आप अगर बात कर रहे हैं कि चेयर के बारे में कि चेयर कहाँ है, तो बच्चे दौड़ के जाकर चेयर दिखा देंगे, ये रहा चेयर। या उसके दिमाग में अब वो मान के चले कि दौड़ के जाकर दिखा दिया चेयर, या चेयर उठा के ला दिया, हल्का अगर चेयर है तो उठा के खींच के ला के बच्चा दे दिया, तो बच्चे ने कैसे लाकर दे दिया? क्योंकि वो उस चेयर के बारे में उसके दिमाग में इमेज छप गया था। वो जान गया था कि किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं किस तरह? तो इस तरह का मानसिक विकास बच्चे के 2 से जो 7 साल का जो बच्चा है, उसमें ये सब विकास होने लगता है, जिसको उन्होंने क्या कहा? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि स्टेज, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या हो गया कि बच्चे जो है, जो चीज़ें उसको बताया जाएगा या जो चीज़ें वो सीखेंगे, उनके दिमागों में उसका प्रतीक यानी उसका सिंबल जो है दिमाग में छपते जाएगा कि ये टेबल होता है, ये चेयर होता है, ये डॉग होता है, ये कैट होता है, ये हॉर्स है, जो भी है, जो भी चीज़ें उसके दिमाग में छपते जाएगा, यानी वो चीज़ें क्लियर रूप से उसके दिमाग में लोड होते जाएगा। आगे क्या है? आगे जो है मूर्त सक्रियात्मक। मूर्त सक्रियात्मक मतलब क्या होता है?
मूर्त सक्रियात्मक का मतलब होता है कि देखो पहले भी मैं बता चुका हूं कि मूर्त और अमूर्त मतलब क्या होता है। मूर्त मतलब होता है जो चीजें आप देख कर रहे हैं उसको बोला जाएगा मूर्त, और जो चीजें बिना देखे हुए यानी कि अपने ख्यालों की दुनिया में, भावनाओं में, फीलिंग्स में डूबे हुए हैं उसको बोला जाएगा अमूर्त, है ना। समझ रहे हो रहा है। वही वो बता रहे हैं कि मूर्त सकारात्मक क्या कहलाएगा। मूर्त सकारात्मक का मतलब होता है जब बच्चा जो है किसी काम को देख कर करने लगता है। आप मान के चलिए लिखना शुरू कीजिएगा, बच्चा भी देख कर लिखने लगेगा, आप ये कीजिएगा वो भी करने लगेगा। तो ये सब कब होती है, 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो देख कर सीख लेता है ना। वो सारी चीजें जो है अब वो मूर्त सकारात्मक करने की सक्षम हो जाता है, यानी कि अब वो जो है कोई भी चीज़ें जो है आप कर रहे हैं उसको देख-देख कर वो सीख जाएगा, आसानी से सीख जाएगा, है ना। थोड़ा-सा बताइएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख जाएगा। समझ रहे किस बात है? तो मूर्ख सक्रियात्मक यानी कि 7 से 11 साल का जो बच्चा है, उसके अंदर क्या-क्या चेंजिंग हो रही है, इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया। अब रह गया लास्ट जो है अमूर्त यानी कि औपचारिक सिद्धांत। औपचारिक अवस्था कहने का मतलब वो सिद्धांत नहीं, औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था क्या है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसमें 11 से 15 साल के बच्चे को उन्होंने रखा। उसमें उन्होंने कहा कि इस एज में बच्चे जो है ना अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जैसे मान के चलो कि आप कोई कहानी सुना दिए कि अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े घर हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रहती है। अब जो बच्चे हैं ना अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देगा कि पता नहीं कैसा होता होगा अमेरिका, कैसे होते होंगे वहाँ के लोग, किस तरह का होता है, तो ये सब क्या है, यानी ख्याल में डूबे हुए हैं, भावनाओं में आप डूबे हुए हैं, यानी कि अपने दिमागों का उपयोग कर रहे हैं किसी और चीज़ों को सोचने समझने के लिए। तो जब ये चीज़ आपके अंदर विकसित हो जाती है ना, तो उसको कहा जाता है कि अब अमूर्त चिंतन आप करने लगे हैं। तो ये स्टेज बच्चे में कब आता है? बच्चे में 11 साल से 15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह की सोच जो है उसके अंदर विकसित होने लगती है। समझ रहे हैं किस तरह है? तो सिर्फ जीन पियाजे ने किया क्या? जीन पियाजे ने बच्चे की जो एज जो थी 0 से लेकर 15-18 साल के जो बच्चे जो एज है, उन सभी एज को उन्होंने 4 भागों में बाँट दिया। 4 अवस्थाओं में बाँट दिया कि इस अवस्था में बच्चा इतना सीखता है, इस अवस्था में इतना सीखता है, इस अवस्था में इतना सीखता है और इस अवस्था में इतना सीखता है। इन्होंने अलग-अलग स्टेजेज़ में बाँट दिया। पहली अवस्था में उन्होंने संवेदी पेशी बोला कि बच्चे जो होते हैं ना अपने किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले वो मांसपेशियों यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना शुरू करते हैं। जैसे आँख, कान, नाक और ये जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जिसका उपयोग करते हैं बच्चे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने बोला कि अब बच्चे जो है धीरे-धीरे प्रतीकों यानी चिन्हों को समझना शुरू कर दिया, सिंबल को जानना शुरू कर दिया। जैसे किसी भी चीज़ को आप बता दीजिएगा उसका इमेज उसके दिमाग में छप जाएगा। दूसरी बार जब आप पूछिएगा तो वो ऑटोमेटिक बच्चा बता देगा कि ये चीज़ ये है। समझ रहे हैं? समझ गए कि नहीं समझे? तीसरा क्या है? तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक यानी कि बच्चा जो है अब कोई भी चीज़ें देख कर करने लगा। ये कब कर रहा है? 7 से 11 साल का बच्चा। लास्ट क्या था? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को क्या बोला जाएगा? अमूर्त चिंतन। यानी 11 से 15 साल का जो बच्चा है या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, उसमें अंदर अब क्या डेवलप होने लगी? अब वो अमूर्त चिंतन यानी कि भावनाओं में, फीलिंग्स में, ख्यालों की दुनिया में चिंता वगैरह यानी सोचने समझने की तार्किक शक्ति जो होती है, रीजनिंग का जो पावर होता है बच्चे में डेवलप होने लगी। ये था जीन पियाजे का सिद्धांत। अब इसमें आलोचना क्या हुआ? कभी-कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि जीन पियाजे के इस सिद्धांत की आलोचना क्यों किया गया? तो इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा था कि ये जो स्टेज है ना, बच्चे की जो मानसिक विकास की जो स्टेज है, ये कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब है, बच्चा जो है 0 से 2 साल का जो बच्चा है, वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से ही कुछ चीज़ सीखेगा। यानी कि 2 साल का बच्चा जो है, वो प्रतीकों को चिनना समझना नहीं शुरू करेगा। लेकिन बाद में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को गलत ठहराया है। कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चा भी जो 1.5 साल का है या महज 2 साल के करीब में जो बच्चा है, उसको भी अगर आप समझा रहे हैं या उस तरह का माहौल मिल रहा है, उस तरह का परिवेश मिल रहा है, तब बच्चे को अगर आप बता रहे हैं कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये जो भी चीज़ें, ये पेन है, पेंसिल है, तो अगली बार से बच्चे जो है उस चीज़ को ढूँढ कर ला देंगे। अगली बार से बच्चे वो चीज़ बता देंगे, क्योंकि उस चीज़ें की जो इमेज जो है ना बच्चे के अंदर छप गया है, स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में लोड हो गया है। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 0 से 2 साल का जो बच्चा है, वही सिर्फ ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करेगा और 2 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा है, वो सिर्फ ये इस चिन्ह यानी सिंबल का समझ पाएगा, उस इमेज को अपने दिमाग में लोड कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलेगा, जिस तरह का वातावरण मिलेगा, बच्चे के अंदर उसी तरह का विकास होते रहेगा। इनकी ये मतलब इनके सिद्धांत का इसी तरह से आलोचना किया गया।
समझ रहे हैं कि रहा। अब रह गया कि इन्होंने एक और वर्ड दिया था क्या नहीं लिखा हुआ है, निगमात्मक तर्कन और एक होता है आगमन तर्कन। निगमात्मक तर्कन और आगमन तर्कन क्या होता है? देखो, तर्कन मतलब होता है तर्क, यानी कि सोचने समझने की शक्ति। जब बच्चा नियम के अनुसार काम करने लगता है तो उसको बोलते हैं निगमात्मक तर्कन, यानी कि नियम के अनुसार। अब ये बताओ, नियम के अनुसार बच्चा कब करना शुरू कर देगा? जब बच्चा 11 से ऊपर जब हो जाएगा ना, तब बच्चे जो है नियम से अनुसार काम करने लगे। यानी कि ये औपचारिक सक्रियात्मक जो अवस्था था, इसमें जो बच्चे हैं नियम के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, समझ रहे ना? तो इसको बोलते हैं निगमात्मक तर्कन, या आपको क्या बोलेंगे उसको, नियम के अनुसार करने वाला। ये था जीन पियाजे के बारे में। और ये अल्बर्ट और ये बंडोरा, यानी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक वगैरह थे, इनके बारे में हम लोग ठीक से समझ गए लोग। अब अलग जो मनोवैज्ञानिक कहेंगे, जैसे बच गया कौन सा, कोहेलवर बच गया, वाइगोस्की बच गया, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में ठीक से समझ लिया जाएगा। और इनसे हमको लग रहा है, इससे अलावा हमको नहीं लग रहा है कि सीटेट में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।